अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट 2 लेक्चर्स में जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज रिलेटेड टू यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड, बट दैट वाज स्पेसिफिक फॉर द आईकॉम स्टूडेंट्स। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स वो जो सीरीज़ है वो उसी तरह मैं लेके चलूँगी और कोशिश है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले काफ़ी आपकी कवरेज आ जाए जो विच कैन हेल्प यू। But these videos ये जो अभी आज का लेक्चर है that is specific for the university students. Economics की जब हम बात करते हैं so we have microeconomics and we have macroeconomics. Microeconomics deals with individuals, firms, individual behavior. तो ये जो सारी चीज़ें हम टैकल करते हैं फॉर्म्स वो हम माइक्रो में करते हैं, और मैक्रो में ऑफ कोर्स जो आपके गोल्स हैं, जो आपके मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सो ऑल दीज थिंग्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में लाई करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टार्ट विद मतलब आपके पास जो बेसिक आपका एक डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क है जो आपको पढ़ाया भी जाता है, जैसे आप डील कर रहे होते हैं, तो विल स्टार्ट विद दैट। और उससे ये जो अब इसके में हम आगे भी मूव करेंगे, जो बुक में फॉलो कर रही हूँ दैट इज की प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। सो इफ़ यू हैव टू टेक, आप उसमें से देख सकते हैं और उसमें से फॉर रेफरेंस पर्पज। In today's lecture we will discuss what is demand, what is law of demand, and what are the factors which affect what are the factors which affect the demand. And of course अगर मैं आपको डिमांड कर, लेकिन of course जब हम अभी ये वाली जो सीरीज़ है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द डिमांड जिसकी सिर्फ हम बेसिक लेवल को कवर करके, क्योंकि इसमें आगे बहुत चीज़ें और भी कवर होंगी। एंड देन द मेन थिंग इज़ दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे। आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन अप्लाई दैट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी अगर आपके पास शिफ्टिंग या जो भी अगर यहाँ से आप लर्निंग आपकी होगी, तो बेसिकली आपकी लॉजिकल लर्निंग होनी चाहिए कि यू मस्ट नो वट एवर यू आर डूइंग, what is the concept behind that, what is the logic behind that. If you know the logic, it will not be difficult for you to solve any question. तो उसमें हम आज की जो हमारी discussion है that would be just related to the demand, and in the next we will do the supply side and then the market equilibrium. तो हम parts में cover करेंगे so that it would be easy for you to get that concept about the different things. Okay, so first of all, what is demand? There are two conditions. One is power to purchase and the desire to purchase. So basically, there is a difference between want and demand. Want, you can want anything. आपकी कोई भी want है तो वो एक desire है, ठीक है? You can want anything, but उसको हम demand नहीं कह सकते. You cannot call that specific want a demand. Demand कब है? Demand is specifically कि अगर आपके पास you have the desire, you want something, and then you have the power to purchase, यानी you have the money to purchase that thing, then that becomes the demand. Otherwise it can be just your want, कि आपकी want है, आपको कुछ चाहिए, you desire for it, but it will not be a demand. कि demand उसी वक्त है कि when you have these two conditions fulfilled, और फिर आप जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि किसी भी शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो उनके लिए वो डिमांड तब क्रिएट हो रही है कि when you are coming to them, और वो कब जाएंगे when these two conditions are satisfied. So basically you must have the desire and the power to purchase. अगर power to purchase है और desire नहीं है, then also it's not a demand, because आपके पास power तो है but you don't desire for a particular thing. तो demand के लिए किसी भी चीज़ को हम उस वक्त demand कहेंगे when these two conditions are satisfied. So basically what the buyer pays to get a specific unit of a good is the price, and the total number of units that the buyer consumes at a certain price is the quantity demanded. So economists say that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. What does this mean, inverse relationship? Like whenever there will be an increase in the price, the quantity demanded will decrease, and vice versa. In economics, we have laws are conditional. ठीक है, when we say कि आपके conditional based हैं, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ assumptions attached हैं. तो उस assumptions में अगर हम इसको define करें तो if all other things remain constant, और such as variables जिसमें हम use करते हैं कि constant term के लिए if all other factors remain constant, we will discuss in the next slides that what are those factors
we say they are constant. If all the other things remain constant, then there is an inverse relationship which exists between price and quantity demanded according to the law of demand. That whenever there will be increase in the price, the general behavior है कि आप price increase होगी तो आपकी demand decrease होगी. अब नाउ जो एक्सेप्शंस या जो आपके पास लॉ पे आती हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि दैट इज द कंडीशनल बेस्ड, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें होंगी, लेकिन एक जनरल पैटर्न जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन वो कब है? जब आपके पास कुछ चीज़ें कांस्टेंट है. और कभी कभी आपके पास ऐसे होगा इन प्रैक्टिकल टर्म्स में वो चीज़ें कांस्टेंट नहीं हैं, और तो आप उसको उस तरह जब आपकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है तो कभी कभी इन प्रैक्टिकली आप उसको देख सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि उसमें क्योंकि हमने थोड़ी कंडीशनल बेस्ड किया हुआ है कि इफ़ ये अगर होगा देन देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, देन देयर इज़ अ जनरल पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व, और वो ये है कि व्हेनेवर देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा कि अगर आपके पास price decrease हो रही है then there will be increase in the quantity demanded. Okay, so this is just a table which shows that we have taken the price and the quantity demanded. So basically आप किसी भी चीज़ की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ले सकते हैं. यू कैन जस्ट चेक किया कि प्राइस की डिक्रीज होने से, अगर आपने को ग्राफिकल एज अ ग्राफ के फॉर्म में लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करना है, तो यू मस्ट हैव दीज टू कॉलम्स, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और शो आपका ये करना है कि आपके पास प्राइस डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. सो बेसिकली हमने सिर्फ एक टेबल ड्रॉ कर दिया. आगे जाकर अगली स्लाइड्स में हम थोड़ा सा और इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई इज दिस इनवर्स रिलेशनशिप एंड व्हाट इज दिस inverse relationship tells us. So basically this is a table जो हमें सिर्फ ये जो हमें एक relationship जो exist कर रही है between the price and the quantity demanded. So basically this was in the last slide, that was a table जिसमें हमने price और quantity demanded को देखा. तो जब हम उसको plot करेंगे तो that will be a demand curve. While plotting a demand curve, you will take the quantity demanded on x-axis, horizontal axis, and the price on the y-axis. अब ये नॉर्मली उसमें आप अगर आपने मैथमेटिक्स के कुछ किया, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स में, इट्स नॉट मैथमेटिक्स. और यहाँ पे जो आपके पास अगर हम देखें कि हाँ आपके पास वैसे जो द लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज इंडिपेंडेंट, लेकिन ये आप लिंक्ड भी हैं. आपके पास प्राइस को लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू दैट विद द चेंज इन द प्राइस योर क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज. लेकिन इन जनरल अगर आपके पास डिमांड किसी चीज़ की हाई है, ओवरऑल मार्केट में डिमांड बहुत हाई है, तो प्राइसेस भी चेंज करेंगी. तो आपकी वो ये नहीं है कि इंटरचेंजेबली कि आपकी डिमांड भी अफेक्ट कर रही है प्राइस को. लेकिन हम जब लॉ ऑफ डिमांड पे स्पेसिफिक रहते हैं कि व्हाट इज लॉ, तो वो हमें रिलेशनशिप फ्रॉम प्राइस बता रही है कि आपके प्राइस के चेंज होने से जो इफेक्ट है डिमांड के ऊपर, तो वो बेसिक स्पेसिफिक है. लेकिन अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो द चेंज इन द डिमांड देयर विल आल्सो बी अ चेंज इन द प्राइस, अगर हम ओवरऑल उसको देखते हैं. और ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है जो मार्केट में हम खुद ही से एडजस्ट करके आपके पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है. वो फोर्स अहेड हम जब हम इसको डिमांड को कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे आपके पास फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मूव कर रही होती है. सो बेसिकली राइट नाउ यू मस्ट नो व्हाट वाज लॉ ऑफ डिमांड जो हमने अभी देखा, और ग्राफ बनाते हुए you must take demand on the horizontal axis and the price on the vertical axis which is y-axis. Okay, so if you will plot the graph, आपके पास ये negative slope curve आ जाएगा. So basically demand curve is a negative slope. What does it tells you? That you have an inverse relationship between price and quantity demanded. अब वो तो अगर आपसे लॉजिकली रीजनिंग पूछी जाए कि व्हाई द डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, सो देयर आर टू इफेक्ट्स व्हिच प्लेस देयर रोल. वन इज इनकम इफेक्ट एंड अदर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे कि व्हाई द डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप. ठीक है, तो डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इफ वी आर सेइंग दैट ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, then why would an increase in the price the quantity demanded will decrease? What is the logical reasoning behind that? So the logical reasoning behind that is that there is one is the income effect कि अगर आपकी prices increase हो रही हैं, prices change हो रही हैं, price increase होने से
ऑल ऑफ द इनकम इज कांस्टेंट, इनकम को जैसे हम अदर फैक्टर वगैरह ले रहे हैं, इनकम अगर आपके पास कांस्टेंट है तो प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी जो परचेजिंग पावर है, whatever income you have, now the purchasing power has decreased, आपके पास इनकम का कुछ नहीं हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो whenever there will be an increase in the prices, आपके पास परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी फिर क्वांटिटी डिमांडेड, आप परचेज ही नहीं कर सकते, जो क्वांटिटी जो आप पहले कर रहे थे वो नहीं कर सकते, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज with the increase in the prices if all of the things remain constant. So this is an income effect which plays its role and which shows that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. On the other hand, if you there is a substitution effect. Whenever there is, what are substitutes? First of all, substitutes are the goods which are used in place of each other. फॉर इंस्टेंस वी कैन से टी एंड कॉफ़ी, कोई भी जो एक मीट एंड चिकन जो एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट उसमें इज़ नॉट एसेंशियल, वो हमारी डिस्कशन जो जिस तरह आगे एडवांस लेवल पे जाएगी तो हम देखेंगे कि हम हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट, और डिफरेंस भी होता है आपके पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है कि हम सब्स्टिट्यूट हर उसको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा टी कंज्यूम करे हम उसको कॉफ़ी इज़ नॉट एसेंशियल कि कॉफ़ी वुड बी सब्स्टिट्यूट फॉर दैट पर्सन, लेकिन एक जर्नल पैटर्न, एक जर्नल बिहेवियर हम देख रहे होते हैं और उसी पे हम डिस्कशन को बेस कर रहे हैं कि whenever they will increase in the price तो people will substitute, जब लोग substitute करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास प्राइस इंक्रीज होने से आपने दूसरे पे सब्स्टिट्यूट करिए तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. सो बेसिकली व्हेनेवर you are being asked to tell why there is a inverse relationship, what is the logic behind the negative slope of the demand curve, so these are the two effects which plays their role and which shows you the inverse relationship between price and quantity demanded. अच्छा, अब जो हम बार बार बात करते हैं डिमांड की या क्वांटिटी डिमांड, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड तो वो रेंज ऑफ प्राइसेस आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. तो वो जो डिमांड कर्व है दैट इज बेसिकली शोइंग यू द डिमांड कि आप डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर वट एवर इज योर क्वांटिटी डिमांडेड. जब हम पर्टिकुलरली क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आप डिमांड कर्व पे ले रहे हैं दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, एक सर्टेन प्राइस पे वट एवर इज द डिमांड दैट इज बेसिकली द क्वांटिटी डिमांड. तो वैसे आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव में पता होना चाहिए कि अगर आपसे कि अगर हम वहाँ लिख रहे होते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, जब एक्स एक्सेस पे इसी तरह वाई एक्सेस पर आप लिख रहे होते हैं प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आप लिख रहे होते हैं, वो जो डी जो आपका कर्व है उसको आप डिमांड कर्व बोलेंगे, दैट इज बेसिकली द डिमांड. ओवरऑल जो रेंज ऑफ प्राइसेस है वो आपको डिमांड बता रही है. तो इनिशियली जब हमने जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात की तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जिसमें हम एज्यूम ये करें, अजम्पशंस क्या हैं कि आपके अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जैसे आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही है, आपकी पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहे. सो बेसिकली दीज आर ऑल द अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स कि अगर वो चेंज नहीं हो रहे देन देयर विल एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन. अगर वो चेंज होंगे देन वी विल सी हाउ द डिमांड विल चेंज, शिफ्ट और चेंज. और वो जो फैक्टर्स हैं फिर इसका मतलब है कि वो फैक्टर्स आपकी डिमांड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम लॉ ऑफ डिमांड में तो सिर्फ दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ सप्लाई में भी सिर्फ दो वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे. तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव प्राइस एंड यू हैव क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप सिर्फ प्राइस से कंसर्न नहीं, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो जो डिमांड के दैट इज जस्ट शोइंग कि आपको प्राइस में अपने सब चीज़ों को अगर कॉन्स्टेंट कर देंगे तो फिर प्राइस के चेंज होने से हाउ योर डिमांड विल चेंज. लेकिन उसमें जाहिर बात है वी हैव टू मेक ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट अभी हम आगे भी देखेंगे कि अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर कर्व्स कैसे शिफ्ट होते हैं और उसमें कैसे मूवमेंट, उसमें हम कैसे उसकी मूवमेंट को देखते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर आप तो अगर हम एक आपके पास डी टी जो है दैट इज द ओरिजिनल जो डिमांड कर्व है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप आपको बता रहे. अब अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल कार की कोई भी आप किसी भी गुड की एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके पास अगर इनकम चेंज हो जाए, जैसे हमने ये एज्यूम किया था कि ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. अगर कांस्टेंट नहीं है, फॉर इंस्टेंस इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो विद एन इंक्रीज इन द इनकम आप देख सकते हैं हमने दो कर्व्स यहाँ पे आप दो कॉलम्स बने हुए हैं D1 एंड D2 का, कि विद एन इंक्रीज इन इनकम आप शिफ्ट कर जाएगी आपकी डिमांड, यानी उसी प्राइस पे आपकी डिमांड जो है उस प्राइसेस पे हाई हो चुकी हुई. नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनकम विच वाज द अदर फैक्टर and which is not constant right now. If it is not constant, that will shift your demand curve towards the right. On the other hand, if there is a decrease in your income, उसी प्राइसेस पर आपके पास कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड. वो आपको क्या शो कर रहा है कि अगर आपके पास
इनकम जो है वो चेंज हुई है तो उसी प्राइस पे आपके पास डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और उस पर आप ओवरऑल देखें तो आपकी इनकम चेंज हो रही है, इनकम कम हो रही है, एक फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है और आप अफेक्ट होंगी उससे, तो वो आपकी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा। सो बेसिकली आपका लॉ ऑफ डिमांड tells you the relationship between the price and quantity demand, and you draw a demand curve from that. ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई भी, मतलब इट्स नॉट जस्ट, आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि whenever there is an increase in the price, उसका लॉजिक क्या था, that I have told you before, you must know the logic behind it, whatever you are doing you must know कि क्यों है। ऐसे तो नहीं है कि आपने एक जनरलाइज बिहेवियर है तो वो क्यों है, उसके पीछे एक लॉजिक है, आपकी इनकम, आप प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही है, सो ऑफ कोर्स आपके पास क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। सो द डिमांड कर्व टेल्स यू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दिस मूवमेंट, अब अगर प्राइस में डिक्रीज है, whenever there is a decrease in the price, the quantity, according to the law of demand, the quantity demanded will increase, and this increase in the demand is called extension in demand. ठीक है, on the other hand, if there is an increase in the price and the quantity demanded decreases, that decrease in the quantity demanded is contraction in demand. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझना है तो कभी कभी आपको इसमें कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, वरना इट्स जस्ट सिंपल, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज ड्यू टू प्राइस। प्राइस की वजह से, जो अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ डिमांड आपको कह रहे हैं, प्राइस की वजह से अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है दैट इज एक्सटेंशन, प्राइस की वजह से आपके पास डिमांड डिक्रीज है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। सो बेसिकली इफ यू आर मूविंग अलोंग द कर्व दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप डाउनवर्ड एक एरोहेड लगा दी तो ऑफ कोर्स डिमांड इंक्रीज हो रही है दैट इज एक्सटेंशन। आप उसी एरोहेड अगर आपका जो है वो अबव है तो वो आपको शो करेगा कि दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम कह सकते हैं इट्स मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। व्हाई इट इज मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व? क्योंकि हम प्राइस की वजह से कह रहे हैं, प्राइस की तरह प्राइस आपकी वाई एक्सिस पे, सो बिकॉज ऑफ द प्राइस जो है आप उसी पे मूव कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे, जैसा यहाँ पे हमने देखा कि इनकम की वजह से शिफ्टिंग आई, अब शिफ्ट जो अदर फैक्टर्स हैं दैट विल शिफ्ट योर डिमांड कर्व। अब यहाँ पे इनकम के इंक्रीज होने से आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इनकम के डिक्रीज होने से आपका कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली जो भी आपके फैक्टर्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आपके कर्व को इसी तरह शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे प्लॉटिंग पूरी आप देख सकते हैं टेबल में, एक एक वो भी आप खुद भी बना के देख सकते हैं जो आप प्लॉट किया हुआ है पूरा। अगर प्लॉट नहीं भी किया हुआ, हम आगे जब सिनेरियो बेस्ड करेंगे तो हम देखेंगे आपके पास डिमांड कर्व जहाँ भी आएगा, आपको सिनेरियो गिवन है तो आप डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप बनाएंगे, पॉजिटिवली स्लोप आपका सप्लाई कर्व होगा, एंड देन यू विल शो कि आपके पास शिफ्टिंग कैसे हो रही है। ठीक है, आपके पास राइटवर्ड शिफ्ट है, वो आपको पता, बेसिकली राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज है तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट इज द राइट वर्ड। आपको पता चल जाता है कि अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो आपकी मूवमेंट यहाँ पे इंक्रीज है, तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो आपकी डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। सो आपको जो भी इनकम इंक्रीज है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, जिसकी वजह से आपका डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस shifting of demand curve is called rise and fall in demand, and rise and fall in demand is because of factors other than the price, and extension and contraction in demand is just because of the price. अच्छा, यहाँ पे हम कुछ गुड को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मल गुड क्या है, इकोनॉमिक्स में हम किसको नॉर्मल गुड कह रही हैं, किसको इन्फीरियर गुड कह रही हैं। सो बेसिकली नॉर्मल गुड्स वो हैं कि अगर विद इंक्रीज इन इनकम योर आपके पास डिमांड इंक्रीज कर रही है तो दैट इज अ नॉर्मल गुड। अगर विद एन इंक्रीज इन द इनकम आपके पास डिमांड डिक्रीज कर रही है दैट इज एन इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट, अब व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, मोस्टली अगर आपके पास इनकम, अगर आप इस वजह से एक प्रोडक्ट बाय कर रहे बिकॉज दैट वाज नॉट इन योर बजट, दैट वाज नॉट इन योर इनकम ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि जब आप उस वक्त आपका प्रेफरेंस वो नहीं है, तो जो ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई आपने उसको प्रोडक्ट को बाय करना छोड़ दिया। तो नाउ क्यों छोड़ा? तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड डिक्रीज, तो वो इन्फीरियर, आपके लिए वो इन्फीरियर है। अब वही बात आ गई कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी कर सकता है बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट इनकम्स, तो उनकी इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स की जो है वो रेंज भी डिफरेंट होगी। बट द स्पेसिफिक थिंग इज कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और अगर आप एक की
को डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स दैट इज एन इन्फीरियर गुड फॉर यू। और अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड है। तो जब आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो यू टू हैव टू कीप इन माइंड कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि आपके पास उन्होंने कहा कि इनकम इंक्रीज होगी तो जस्ट राइट वर्ड शिफ्ट आपने कर दिया कि उसकी वजह से तो आपकी डिमांड, यू हैव टू थिंक वेदर जो भी वो गुड बता रहे हैं, मे बी अगर वो आपको सेकेंड हैंड क्लोज है उसके तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन इन्फीरियर गुड फॉर सर्टेन पीपल। तो वो उसमें आपके पास इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स द डिमांड विल डिक्रीज। तो वो आपने उसको शो करना है ग्राफिकली, फिर आप उसको उसी पैटर्न पे शो करेंगे। नाउ जो हमने फैक्टर्स की बात की कि द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू कि जब भी आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच रिमेन कांस्टेंट, यानी इनकम। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे भी देखा कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो आपकी उसी प्राइसेस पे डिमांड चेंज होगी। इसी तरह अगर आपके पास इनकम में अगर इनकम डिक्रीज है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड। तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं व्हाइल मेकिंग अ डिमांड कर्व दैट दे आर कांस्टेंट, तो जब भी देयर विल बी अ चेंज इन दीज फैक्टर्स योर डिमांड कर्व विल शिफ्ट, क्योंकि उसी प्राइस पे अब आपकी डिमांड चेंज हो गई है। ठीक है, ये नहीं हम कह रहे कि ये फैक्टर्स अफेक्ट नहीं कर रहे, इन रियल लाइफ ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हो तो आपकी डिमांड उसी प्राइसेस पे मूव कर जाती है। अब यहाँ पे जिस तरह हमने इनकम की बात की, पॉपुलेशन के एरिया में अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और बहुत हम आगे एक्सपांशन अगर एग्जाम्पल के ऊपर ना भी जाएं, अगर आप बेसिक किसी यूनिवर्सिटी, अगर जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देख लें, आपके सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, सेमेस्टर आपकी कुछ शॉप्स होती हैं जो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो आपका अगर जब भी ऑफ आता है तो ऑटोमेटिकली दे नो कि उनकी डिमांड फॉल कर गई है। अब क्या हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन, नथिंग हैज हैपेंड टू द प्राइसेस, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू अबाउट द प्राइस रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ नथिंग हैज हैपेंड टू द प्राइसेस बट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन आपके पास डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी टेस्ट चेंज हो जाता है, आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपकी ऑफ कोर्स द डिमांड विल चेंज। आपकी अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगी, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो आपके पास उसी प्राइस के ऊपर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ सब्स्टिट्यूट की जैसे मैंने पहले भी बात की, तो गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स कोट किए। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्स विच आर यूज, द गुड्स विच आर यूज टुगेदर, लाइक अब कार पेट्रोल का आप एग्जांपल लें, तो कभी जो सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस चेंज होने से आपकी गुड की जो डिमांड है उसको इफेक्ट होगी, बट दैट विल शिफ्ट योर डिमांड कर्व, क्योंकि जो उसकी अपनी प्राइस की वजह से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अपनी प्राइस पे हो तो आप उसको मूव करेंगे अलोंग द कर्व। अब सब्स्टिट्यूट इज समथिंग एल्स, तो अगर वहां से सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो उसकी वजह से लोग इधर शिफ्ट हो गए तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की अगर कोई प्राइस चेंज हुई है तो अगर आपका जो है क्या कहते हैं, जिस तरह हम किसी भी जो गुड्स जो है विच आर यूज टुगेदर, तो उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से जो है आप अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है तो आपकी भी डिमांड चेंज होगी। ठीक है, अगर एक प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज, तो यहाँ पे भी डिमांड, लेकिन ये डिमांड जो है ये आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा बिकॉज इट्स नॉट इट्स योर ओन प्राइस। दूसरे की प्राइस सब्स्टिट्यूट की या कॉम्प्लीमेंट की चेंज होने से योर कर्व विल शिफ्ट एंड यू विल नॉट मूव अलोंग द कर्व। एंड नेक्स्ट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अबाउट द प्राइस रिलेटेड टू द फ्यूचर। अब अगर आपको कोई एक जिस तरह हमारे फेस्टिवल्स हैं, रमज़ान है, ईद है, या कुछ जो भी और इस तरह के आते हैं, तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है होती है कि प्राइसेस हाइक करेंगी। ठीक है, एक जनरल का खासतौर पे अगर हम इस साइड पर आ जाएं, कभी कभी वेस्ट में तो आपको प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं, तो वो जो भी हो, खैर आपकी एक्सपेक्टेशन है ना। यहाँ पे आप हैं पाकिस्तान में तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जी प्राइसेस इंक्रीज होनी है। तो जब प्राइसेस इंक्रीज होनी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होनी है, तो आपका जो अभी का बिहेवियर है, अभी आपकी प्राइस को कुछ भी नहीं हुआ बट योर डिमांड विल इंक्रीज, तो आपका डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा इन्हीं प्राइसेस पर। वो क्यों हुआ है? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट प्राइसेस विल इंक्रीज। तो अब अभी से आपकी डिमांड हाई होगी, जो आपने लेना था आप अभी से चाह रहे हैं कि आप ज्यादा चीजें परचेज कर लें ताकि यू डोंट हैव टू डील विद द हायर प्राइसेस। तो मोस्टली कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर जो भी है वो उसमें उससे एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर उन जो भी कंज्यूमर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वो शो होगा उनकी शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व में। So basically these are the factors, अगर इनमें कोई भी चेंज आएगा they will shift your demand curve। ओके, जो अगर हम अभी कंक्लूड इसको करें अपने टॉपिक को, सो बेसिकली जस्ट अबाउट what is demand, desire to purchase, power to purchase, what was law of demand, कि आपके पास if all other things remain constant, which are like the other factors which can affect your demand, if they are constant, then with an increase in the price or quantity demanded will decrease and vice versa.
And if there's an increase in the price, your demand decreases, that is contraction in demand. And if because of the price your demand increases, that is extension. So extension and contraction in demand is due to price, and you move along the curve, and demand curve has a negative slope, and there's a logic behind that. That is, there's income and substitution effect, which we discussed in the lecture. So basically, now what are the other factors? Other factors will, if there's a change in the other factor like income, population, or any other thing, that will shift your demand curve. तो यहाँ पे अभी जो next lecture है, that I'll move towards the supply side, कि supply में क्या है, then we'll move towards the market equilibrium, then I'll just also deal with certain scenario based questions. तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक मेरी series चल रही है, that is for the college students, जिसके कुछ बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक उनके बोर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम उसमें कैटर कर रहे हैं। इसमें जो मैं इन लेक्चर्स में जो मैं हूँ वो देख रही हूँ कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स ले रहे हैं उनको हेल्प हो, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप सो। आपको जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको करवाए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क, आगे से हम उसमें टैक्सेस एंड ऑल दैट, जो मूवमेंट हमारी आगे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटर्नैलिटी, इलास्टिसिटी, तो वो सारी मूवमेंट है। लेकिन जाहिर बात है कि कुछ उसमें हम फिर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर आ जाते हैं, और हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे उसमें परफॉर्म करेंगे वो करेंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, और इफ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी कोई सजेशंस हैं या एनी टॉपिक विच यू want me to discuss, so you can just give your feedback in the comment section. Thank you so much for watching the video.